हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जो अपन पिछली जो मैं क्लास में देख रहे थे पर्यावरण एवं मित्र, उसी का यह टॉपिक है, रक्त संबंध से है। तो यहाँ तक के पिछली क्लास में देख लिया था, इससे आगे देखेंगे आनुवांशिकता से प्रारंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के एक बेहतरीन एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए, और क्योंकि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है और कम समय में सिलेबस को पूरा ख़त्म करना है, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। आनुवांशिकता किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था आनुवांशिकता के बारे में? मेंडल ने मटर के पौधे को लेकर प्रयोग किया था। किसके? मटर के पौधे को लेकर प्रयोग किया था। यह बताया था कि प्रत्येक गुण संततियों में स्थानांतरित होते हैं। जो प्रत्येक गुण होते हैं वो संतानों में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ये मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पर आगे देखेंगे। पिछली पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में, यानी माता पिता के गुण बच्चों में गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के माध्यम से होते हैं। जो गुणसूत्र कैसे स्थानांतरित होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं और जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते रहते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे जैसे रक्त, क्या यहाँ पर देखेंगे क्या? रक्त यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक है। पूछा जाएगा रक्त कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर आगे देखेंगे जैसे मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी? आधा लीटर कम होती है। यदि पुरुष में 6 है तो महिला में कितनी? 5.5 होगी, यानी आधा लीटर में कम होती है। आधा लीटर कम होती है अधिकांशतः महिलाओं में। जैसे आगे देखें, रक्त क्षारीय विलयन है। रक्त कैसा है? क्षारीय विलयन है। कौन सा विलयन है? पूछा जाएगा। रक्त कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन, जिसका पीएच मान कितना है? 7.4 है। क्योंकि 7 से जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है? क्षारीय। 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय। और 7 जिसका होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो यहाँ पर रक्त कैसा विलयन है? पूछा जाएगा। रक्त कैसा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है। कौन सा? क्षारीय विलयन है। तो रक्त कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे आगे है जैसे यदि पदार्थ का पीएच मान 1 से 7 के बीच में है तो उसको पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। 1 से 7 के बीच में है तो पदार्थ कैसा माना जाएगा? अम्लीय। और पदार्थ का मान यदि 7 से 14 के बीच में है तो कैसा माना जाता है? क्षारीय माना जाता है। पदार्थ का मान 1 से 7 के बीच में है तो अम्लीय, वो 1 से 7 से 14 के बीच में है तो कौन सा? क्षारीय माना जाता है। जैसे आगे देखें, पीएच मान यानी हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता होता है। पीएच मान हाइड्रोजन की आयनों की क्या होती है? सांद्रता होता है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे रक्त निम्न पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? जैसे प्लाज्मा। रक्त का 55 से 60% भाग होता है। रक्त का कितना? 55 से 60% भाग होता है क्या में? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा का आजीवन तरल होता है। प्लाज्मा कैसा है? आजीवन तरल होता है। इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। यहाँ पर जो ध्यान रखना, 90% क्या होता है? जल होता है। शेष जैसे प्रोटीन, शेष क्या होता है? प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होता है। 90% जल होता है और 10% में क्या होता है? प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे रक्त कण। यहाँ पर देखेंगे क्या? रक्त कण। यहाँ पर रक्त कण यानी रक्त कितना होता है? 40% से 45% होता है रक्त कण में। और लाल रक्त कण यानी WRBC की मात्रा, और श्वेत रक्त कण यानी WBC की मात्रा, यानी रक्त विषाणु होता है। रक्त क्या होता है? विवायु होता है। क्या होता है? रक्त विवायु होता है। इसके बाद में आगे देखिए प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? शरीर में भोजन तथा हार्मोन का संवहन परिवहन करता है। जो शरीर में जो भोजन होता है उसका हार्मोनों का संवहन और क्या? परिवहन करता है। जो कौन? प्लाज्मा का कार्य होता है। नेक्स्ट है जैसे सीरम क्या कार्य करता है? जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष बचा हुआ क्या? तरल सीरम बचता है। क्या बचता है? तरल सीरम बचता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर यदि निकाल लिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तरल सीरम बचता है। अब इसके बाद में देखिए रक्त कण। तो लाल रक्त कण क्या होता है? WBC, यानी
एरिथ्रोसाइट होता है, उसका निर्माण के कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। वो नष्ट होगा तो क्या प्लीहा में या यकृत में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम रंजक यानी आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर आरबीसी का डब्ल्यूबीसी इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। और आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। आरबीसी का कार्य पूछा जा सकता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, संवहन करता है। जो ऑक्सीजन का संवहन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। नेक्स्ट है जैसे जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब व्यक्ति को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, या रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है। यहाँ पर पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, यहाँ पर देखेंगे आगे। या यहाँ पर पूछा जाएगा न्यूकोसाइट का कार्य क्या है, तो यहाँ पर जो है यह शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है, इसका कार्य क्या होता है, यह शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कराता है। कि कोई सी छोटी बीमारियाँ होती है तो इनसे यदि श्वेत रक्त कणिकाएं अच्छी हैं तो यहाँ पर अपनों रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कराता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे जैसे डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड यकृत में बनता है। कहाँ पर, लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा लिम्फ नोड यकृत में बनता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है जैसे इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। जीवन काल इसका कितना है, तो 2 से 7 दिन का है इसका जीवन काल। पूछा जाएगा जैसे डब्ल्यूबीसी का जैसे डब्ल्यूबीसी का यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है, तो 2 से 7 दिन है। 2 से 7 दिन है। और आरबीसी का जीवन काल कहेंगे तो 20 से कितना है, 120 दिन है। कितना है, 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कार्य कितना है, 2 से 7 दिन। कितना है, 2 से 7 दिन। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे जैसे डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स कण होते हैं। डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में क्या, न्यूट्रोफिल्स कण होते हैं। कौन से, न्यूट्रोफिल्स कण होते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना, और रक्त बिम्बाणु की कमी से कौन सा डेंगू रोग होता है। यदि रक्त बिम्बाणु की कमी है तो कौन सा रोग होता है, बिम्बाणु रोग होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। जैसे बिम्बाणु क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट की, यदि रक्त थ्रोम्बोसाइट की कमी है तो डेंगू रोग होता है। और डेंगू रोग मलेरिया से भी, जो मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से भी होता है। यहाँ पर और आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ये केवल मनुष्य तथा स्तनधारियों में पाए जाते हैं। जो मनुष्य और स्तनधारी जंतु हैं उनमें पाए जाते हैं। ये रक्त का थक्का जमने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। काय का, रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। कौन सा, विटामिन के होता है। नेक्स्ट है जैसे निर्माण क्या है, अस्थि मज्जा में होता है। नष्ट कब होता है, प्लीहा में होता है। जीवन काल कितना है, 3 से 5 दिन। कितना है, 3 से 5 दिन, या 2 से 7 दिन भी अपन लगा सकते हैं। 2 से 7 दिन इसका सही है। कार्य इसका क्या है, कार्य देखेंगे। कार्य, रक्त के कार्य क्या है, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं। क्या, रक्त का कार्य क्या होता है, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं और शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर को ताप को नियंत्रण करते हैं और रोगों से अपनी क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं। तीसरा जैसे ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करते हैं। क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते रहते हैं, जो शरीर में संवहन करते रहते हैं, शरीर में संवहन करते रहते हैं। नेक्स्ट है जैसे रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है।
रक्त का थक्का जमाने में भी या क्या करता है, मदद करता है। रक्त का कार्य है जी लैंगिक विवरण में भी सहायता करता है। लैंगिक विवरण में क्या करता है जी, सहायता करता है। जैसे रक्त वर्ग तथा RH फैक्टर क्या है। जो रक्त वर्ग तथा RH, ये क्या लिखा है, RH फैक्टर क्या है। तो पहला जैसे रक्त वर्ग के खोजकर्ता कौन है, कलर लैंड स्टीनर। कौन से, कलर लैंड स्टीनर 1900 में इन्होंने खोज की थी। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, जी ध्यान रखना, लैंड स्टीनर ने की थी। किसने, कलर लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी, 1900 में। कब की थी, कब, 1900 में की थी। 1930 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। कब 1930 में इसी रक्त वर्ग की खोज पर कलर लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1900 में उन्होंने खोज की थी, 1930 में इनको क्या मिल गया था, नोबेल पुरस्कार मिल गया था। नेक्स्ट है जैसे रक्त में वर्ग पाए जाने का कारण लाल रक्त कण में उपस्थित ग्लाइको प्रोटीन, इसे ही एंटीजन कहते हैं। जो रक्त वर्ग में पाए जाने वाले लाल रक्त कण क्या कहलाते हैं, तो जो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन, जिसे क्या एंटीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, ए और बी। कौन कौन से, ए और बी। एंटीजन पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, ए और बी। नेक्स्ट देखेंगे जैसे रक्त में एंटीजन के अलग अलग एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। जो 2 प्रकार के हैं ना, जो एंटीजन कितने 2 प्रकार के होते हैं, तो इसके अलग अलग एंटीबॉडी भी कैसी हैं, अलग अलग हैं। कौन कौन सी एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी के प्रकार, इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ए और बी। जैसे आगे देखेंगे एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन हैं जो एंटीबॉडी है, एंटीजन के विपरीत प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो उसकी अनुपस्थिति में पाए जाते हैं। जो कब पाए जाते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति में जो पाए जाते हैं। जो विपरीत प्रोटीन कार्य होते हैं जो अनुपस्थिति में पाए जाते हैं। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर कितने ब्लड के कितने, रक्त के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। या वर्ग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए बी, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप समूह के नाम से भी अपन जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे रक्त वर्ग कौन कौन से हैं, ए है, ए बी है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। जैसे यदि ए वर्ग का व्यक्ति है, वो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या मिलेगी, बी मिलेगी। जैसे रक्त वर्ग कौन सा है, रक्त वर्ग ए है, वो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगी, बी। और यदि रक्त वर्ग बी है और एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगी, ए। क्या बनेगी, इन दोनों की क्या बनेगी, विपरीत बनेगी। दोनों की क्या बनेगी, विपरीत। और यहाँ पर रक्त वर्ग ए बी है और एंटीजन भी ए बी है, तो क्या बनेगा, एंटीबॉडी क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहाँ पर जैसे रक्त वर्ग क्या है, ओ है, और एंटीजन क्या है, ओ है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बी बनेगा। जस्ट उसके विपरीत बनेगा कि इनकी उपस्थिति में कैसा बनता है, उपस्थिति में कैसा बनेगा, विपरीत। ए यदि एंटीजन रक्त वर्ग और एंटीजन ए है तो बी बनेगा, और रक्त वर्ग और एंटीजन बी है तो ए बनेगा, और ए बी है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ है तो क्या बनेगा, ए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब इन दोनों का मिलन होगा तो बी आएगा, वो इन दोनों का मिलन होगा तो ए आएगा, वो इन दोनों का मिलन होगा तो जी वाला बनेगा, वो इन दोनों का मिलन होगा तो जी वाला बनेगा। इतना ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट है माता पिता के रक्त वर्ग और संतानों के संभावित रक्त। जैसे अगर यदि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ओ है, तो 100% ओ बनेगा। बच्चों में संभावित रक्त वर्ग क्या बनेगा, 100% ओ बनेगा। और माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का क्या है, ए है, तो 50% ए आएगा और 50% ओ आएगा। और माँ का ओ है और पिता का बी है, तो 50% ओ आएगा और 50% ओ आएगा, 50% बी आएगा। माँ का ओ है और पिता का बी है, तो 50% ए आएगा, 50% क्या आएगा, बी आएगा।
बच्चे का संभावित रक्त समूह। और भी यहाँ पर देखेंगे, जैसे माँ का ए है और माँ का ए है, पिता का बी है, माँ का ए है, पिता का ए बी है, तो 33% ए बी आएगा, 33% ए आएगा, 33% ओ आएगा। ए बी ओ में परिवर्तन हो जाएगा 33%। यदि माँ का ए बी है और पिता का ए है तो 66% क्या आएगा, ए आएगा बच्चे का, और 33% क्या आएगा, ओ आएगा। और माँ का ए है और पिता का ए है, दोनों का ए होगा, तो 25% ए आएगा और 25% क्या आएगा, बी आएगा, और 25% क्या आएगा, ए बी आएगा, और 25% क्या आएगा, ओ आ जाएगा। यदि दोनों का एक जैसा रक्त समूह है तो 25% सब में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद में यदि माँ का ए है और पिता का बी है तब भी 25% विभाजित हो जाएगा। और माँ का बी है और पिता का बी है तो 66% बी होगा और 33% ओ होगा। नेक्स्ट है, जैसे संबंध की बात करेंगे। दो व्यक्तियों के बीच संबंध कई प्रकार से निर्मित होते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कई प्रकार से निर्मित होते हैं, जैसे रक्त संबंध होते हैं, जैसे भाई बहन के रक्त संबंध हो गए। सामाजिक संबंध, जैसे एक सामाजिक व्यक्ति होता है तो उससे सामाजिक संबंध। वैवाहिक संबंध, जैसे माता पिता के कैसे होते हैं, वैवाहिक संबंध। भावात्मक संबंध, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे जिससे अपने गुण दोष, जैसे एक दूसरे में भावनाएं समझने लगते हैं, एक परिवार में, एक समाज में। संबंधों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को रीति रिवाज, परंपराओं, आचार विचार आदि के महत्व का ज्ञान होता है। जब इनके ये संबंधों के आधार पर सामाजिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, भावात्मक संबंध हो गया, इन्हीं संबंधों के आधार पर जो रीति रिवाज, जो परंपराएं होती हैं, जो आचार विचार व्यवहार होता है, इसी के आधार पर आगे उनका ज्ञान का महत्व होता है। नेक्स्ट है, जैसे रक्त संबंध से ही सीखता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इन संबंधों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे व्यक्ति के संबंधों से ही यह सीखता है कि उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में, उसके संबंध में किस प्रकार से उसकी भूमिका है। कोई व्यक्ति अपने निकट संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन आदि से व्यवहारगत गुण जैसे प्रेम, सहनशीलता, सदाचार, क्रोध आदि सीखता है। जिस प्रकार के जैसे अपना व्यवहारगत होंगे, जिस प्रकार से अपना संबंध होगा, उसी प्रकार से अपना जो क्रोध, प्रेम, दया, ईर्ष्या जी दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जैसे संबंधों के आधार पर ही सामाजिक गुणों का आत्मसातीकरण होता है। संबंधों के आधार पर ही सामाजिक गुणों का क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। यही आवश्यक है कि किसी बालक के पास सभी प्रकार के संबंध होते हैं। किसी बालक के पास सभी प्रकार के संबंध, जैसे दादा दादी, ताऊ फूफा फूफा, जिस प्रकार से होते हैं, तो उसके भावात्मक गुणात्मक संबंध भी कैसे हो जाते हैं, अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में एकल और नाभिकीय परिवार में अधिक प्रचलित में है, अतः शिक्षक का यह दायित्व होता है कि बालक को हर प्रकार के संबंधों से अवगत कराया जाए। क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जो एकल परिवार होते हैं, और एकल परिवार में इस प्रकार के ये संबंध नहीं देखे जाते हैं, जैसे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध और इसके भावात्मक संबंध। तो यहाँ पर तो जो शिक्षक का दायित्व होता है कि सभी प्रकार के संबंधों से क्या करवाए, परिचित कराया जाए। नेक्स्ट है, जैसे संबंध का वर्गीकरण। जैसे रक्त संबंध जैविक संबंध होता है, और वैवाहिक संबंध क्या, एक सामाजिक संबंध होता है। जैसे माता पिता का संबंध बच्चों के साथ, और पति पत्नी का संबंध। जैसे यहाँ पर रक्त संबंध क्या है, माता पिता का बच्चों के साथ कैसा संबंध होता है, रक्त संबंध। और पति पत्नी का संबंध होता है, वो कैसा होता है, एक सामाजिक संबंध होता है। नेक्स्ट है, जैसे उल्लेखनीय है कि सामाजिक संबंधों के लिए सामाजिक मान्यता स्वीकृति अनिवार्य होती है। सामाजिक मान्यता के लिए स्वीकृति अनिवार्य होती है। जैसे मान के चलो, कोई यदि लव जिहाद कर रहा है, तो लव जिहाद में क्या होते, किसी प्रकार के समाज स्वीकृति नहीं देता है। लेकिन वही यदि एक समाज के आधार पर कर रहा है तो उसमें सामाजिक स्वीकृति होती है वैवाहिक में। जैसे लेकिन जैविक या रक्त संबंधों के लिए
स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है जैसे खेल और कार्य। क्या है? खेल एवं कार्य। कार्य बड़े और वयस्क लोगों का दायित्व होता है, जबकि खेल बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे खेल और कार्य, कार्य बड़े बुजुर्गों के लिए होता है या वयस्क व्यक्तियों के लिए होता है, और जो खेल होते हैं वो किसके लिए होते हैं? खेलकूद बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए और उनकी दैनिक जीवन के क्रियाएं अच्छी करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। इससे क्या होता है? कल्पनाशील बच्चे बने रहते हैं, रचनात्मकता का विकास होता है, और खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। खेल खेल में बच्चे क्या होते हैं? सीख जाते हैं। जैसे आगे देखेंगे, बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए उनके प्रोजेक्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। खेल खेल में सिखाने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? प्रोजेक्ट विधियों का प्रयोग करना चाहिए और किया भी जाता है। जैसे अलग अलग टुकड़ों में ब्लॉक को जोड़कर अनेक आकृतियां बनाना, इस प्रकार से सिखाया जाए। खेल खेल में एवं सामान्य क्रियाओं से बच्चों को सिखाने की अलग अलग की विधियाँ, जैसे और भी, जैसे यहाँ पर जैसे खेल के आधार पर जैसे किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि है। जी क्या है? ये सारी विधियाँ इन खेल के माध्यम से सिखाने वाली हैं, खेल के माध्यम से सिखाने वाली हैं। जैसे बालकों के विकास में खेल का योगदान क्या होता है? इसमें खेल से क्या होता है बालकों में? तो बालकों में शारीरिक विकास होता है खेल से, सामाजिक विकास होता है खेल से, ज्ञानात्मक विकास होता है खेल से। उनकी क्षमताओं का भी शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। शारीरिक क्षमता का विकास, सामाजिक क्षमता का विकास, ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। वह स्फूर्तिवान बना रहता है। यदि जो बच्चा ज़्यादातर खेल में, जैसे लिमिटेड खेलना चाहिए, और लिमिटेड खेल के आधार प्रतिदिन खेल रहा है, तो उसकी क्या जो स्फूर्ति है वो अच्छी तरीके से बनी रहती है। नेक्स्ट है जैसे ऊर्जा व शक्ति का प्रयोग करके तत्संबंधी क्षमता का बढ़ाना। नेक्स्ट है जैसे, और खेल से बालक की हड्डियां और मांसपेशियां कैसी होती है? मजबूत होती हैं खेल के माध्यम से। भोजन का ठीक से पाचन तथा पाचन तंत्र का मजबूत होना। खेल से क्या होता है? भोजन का सही पाचन होता है, और पाचन तंत्र कैसा होता है? मजबूत होता है। नेक्स्ट है जैसे ऑक्सीजन की तीव्र आपूर्ति शरीर में होती है, तथा फेफड़ों का मजबूत होना। फेफड़े भी कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। ऑक्सीजन की तीव्र आपूर्ति बनी रहती है शरीर में, और फेफड़े कैसे बने रहते हैं? मजबूत बने रहते हैं। नेक्स्ट है जैसे जो बालक भावात्मक रूप से कमजोर होते हैं, खेल उनके लिए थेरेपी का समान होता है। कैसा होता है? थेरेपी के समान होता है। खेल से बालक सामाजिक परिवेश के साथ साथ अनुकूलित स्थापित करने की क्षमता का विकास कर सकता है। खेल में शरीर के सारे अंगों का क्रियाशीलता होती है, और बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। जो रोग होते हैं उनको सहन करने की क्षमता का भी इसमें खेलों के माध्यम से विकास हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे खेल कूद से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। जो बच्चे ज़्यादातर खेल खेलते हैं वह किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने में शीघ्र कोई समस्या नहीं करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और टॉपिक बाई टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो और आगे की ओर इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।